guys if you want to ask your doubts. ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं. Hi guys, welcome to my YouTube channel. Let us study money and credit in this chapter, in this session. पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे. कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हाईलाइट किए गए हैं, कुछ लाइंस हाईलाइटेड हैं इसमें, तो आप भी उनको अपनी बुक के अंदर हाईलाइट कर लेना. प्लीज सिट विद अ मार्कर और अ क्रेयॉन एंड योर बुक, ताकि आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर सको और साइड में लिख सको कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट है. अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आता है जो आप मुझसे सॉल्व करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आप इस ईमेल आईडी पर अपना डाउट भेज देना. आई विल रिवर्ट बैक विद इन 4 वर्किंग आवर्स. learnwithmuskan17@gmail.com. ओके, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो. लेट्स स्टार्ट विद मनी एंड क्रेडिट. मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. व्हाट डू वी डू इन दीज डेज? मुझे अगर कुछ भी खरीदना है, मैं क्या करती हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मैं पैसे दूंगी किसी इंसान को और मुझे जो भी चीज़ चाहिए आई विल बाय दैट थिंग. अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी मे वॉन्ट. लेट्स से दैट आई वॉन्ट टू परचेज दिस मार्कर. मैं क्या करूँगी, दिस मार्कर कॉस्ट 20 रुपीज़. आई विल गिव 20 रुपीज़ टू द पर्सन एंड आई विल परचेज दिस मार्कर. अब वो इंसान उस 20 रुपये का क्या करता है वो उस पर है. वो 20 रुपये का कोल्ड ड्रिंक भी पी सकता है, चॉकलेट भी खा सकता है, चाहे तो सेव भी कर सकता है और चाहे तो 20 रुपीज़ की नोटबुक भी परचेज कर सकता है. ठीक है, ऐसा एक टाइम इमेजिन करो जब ये हो कि मुझे ना पिज़्ज़ा खाना है, मुझे पिज़्ज़ा बनाना नहीं आता बट मुझे पास्ता बनाना आता है. तो मैंने क्या किया, मैंने पास्ता बनाया. नाउ आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर सच अ पर्सन जिसको पास्ता भी खाना हो और उसके पास पिज़्ज़ा भी हो. ठीक है, कि मैं उसको पास्ता दूं और वो मुझे पिज़्ज़ा दे दे. इसे हम क्या कहते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, बार्टर सिस्टम, वेयर वी डू नॉट हैव अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. हम लोग क्या करेंगे, कमोडिटी के बदले कमोडिटी लेंगे. मतलब इस वाटर बॉटल के बदले ये मार्कर पेन. ठीक है, हम लोग ऐसे करेंगे. पर अब इसमें सोचो ना कितना मुश्किल हो जाएगा. यार मेरे को पिज्जा खाना, मेरा पास्ता ठंडा हो जाएगा, भाई जल्दी से ढूंढो ना ऐसा इंसान. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ पर्सन हु हैज़ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी केम अप विद अ सॉल्यूशन कॉल्ड मनी. यहीं से हम लोगों ने पैसे बनाने की शुरुआत करी. इमेजिन करते हैं कि एक इंसान है जो कि शूज़ बेच रहा है और उसको शूज़ बेच करके खरीदनी है वीट. अब उसे क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा वीट सेलर ढूंढना पड़ेगा जो कि सिर्फ वीट ही नहीं बेच रहा बल्कि उसको शूज़ खरीदने भी हैं. तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, है ना. तो इसीलिए पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं एक्सचेंज कर कर किसी भी कमोडिटी या सर्विस को यूज़ कर सकती हूँ. और इससे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एलिमिनेट हो जाता है. क्योंकि मेरे पास में पैसा है, आई कैन एक्सचेंज इट फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग. आई विल जस्ट गिव मनी एंड परचेज व्हाटएवर आई वांट टू. लेकिन बार्टर सिस्टम क्या होता है, जहां पर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी. मतलब वहां पर पैसा यूज नहीं होगा. व्हाट विल आई डू इफ आई वांट टू एक्सचेंज दिस फोन विद दिस फोन. मैं क्या करूंगी कि वही इंसान जिसको ये वाला फोन खरीदना है और ये वाला फोन बेचना है, यही दो लोग आपस में ट्रेड कर पाएंगे. समझ रहे हो, दूसरे लोग आपस में ट्रेड नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए हमें पैसे की जरूरत थी. Since money acts as an intermediate in the exchange process, it is called a medium of exchange. मैंने क्या किया, मुझे मेरा पुराना वीवो का फोन बेच करके नया वाला आईफोन खरीदना था. तो मैंने क्या करा कि अच्छा वीवो का फोन आप खरीद लो. आपने मेरे से वीवो का फोन खरीदा लेट्स से 15,000 में. ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं आईफोन के स्टोर पर जाऊंगी. ठीक है, आईफोन के स्टोर पर WTP में जो इमेजिन वाला स्टोर है ना, वहां पर जाऊंगी और वहां पर बोलूंगी मुझे चाहिए आईफोन 13 प्रो मैक्स. ठीक है, उनको दूंगी मैं पैसे कि ये लीजिए, ये हो गए आपके 15,000 रुपए विद 1 एडिशनल जीरो और प्लीज मुझे आईफोन दे दीजिए. ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले अपना फोन पैसों के लिए बेचा, फिर पैसे से दूसरा फोन खरीदा. तो यहाँ पर मनी इज एक्टिंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. यहाँ पर मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सिंपल, इजी टू रिमेंबर. अच्छा, पैसा क्या है, पैसा एक ऐसी चीज है जिससे हम एक्सचेंज कर सकते हैं कोई भी सामान. इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस. ठीक है, अब पैसा किस किस तरीके का होता है.
फॉर्म्स ऑफ मनी। तुम लोग मुझे जरा बताओ, जरा सा सोचो, फॉर्म्स ऑफ मनी में क्या क्या आएगा, किस किस तरीके का पैसा देखा है हमने। आजकल के टाइम पे जो चलता है, हमारे पास चलते हैं पेपर नोट्स चलते हैं, कॉइन्स चलते हैं, है ना, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन। पेपर नोट्स में 2000 का नोट है बड़ा सुंदर सा पिंक कलर का, 20 रुपीज़ का नोट है ऑरेंज कलर का, 10 रुपीज़ का नोट है। तो पेपर नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ मॉडर्न टाइम में डिजिटल मनी भी चलता है। डिजिटल मनी क्या है? फोन पे, गूगल पे, है ना। गूगल पे और फोन पे से तो पेमेंट ऐसे करते हैं जैसे गूगल ही पे कर रहा हो हमारे पैसों के लिए, हमारी शॉपिंग के लिए। तो फोन पे, गूगल पे, ये सब हमारा डिजिटल मनी है, जिसके अंदर हमें एक्चुअली ऐसे कैश देना नहीं पड़ता, हम सिर्फ टक 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 करके फोन से ही शॉपिंग कर सकते हैं। दैट इज आवर डिजिटल मनी। पुराने टाइम में क्या होता था, लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, तो लोग क्या करते थे, लोग ग्रेन्स और कैटल को एज मनी यूज करते थे, क्योंकि खाना तो सब खाएंगे, है ना, ग्रेन तो सबको चाहिए, तो लोग ग्रेन और कैटल को एज मनी यूज किया करते थे। फिर धीरे धीरे करके लोगों में अक्ल आई, लोगों में दिमाग आया, कितने ग्रेन उठाकर लेकर जाओगे, कितनी कैटल लेकर जाओगे। तो कैटल मतलब केतली नहीं है प्लीज। तो लोगों ने क्या किया, मेटेलिक कॉइन्स बनाने शुरू किए। अब ये कॉइन्स बने होते थे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर से, है ना। गोल्ड से बना है कोई कॉइन सिल्वर का बना है, कोई कॉइन कॉपर का बना है, तो उसको एक्सचेंज कर लेते थे। फिर लोगों में थोड़ा दिमाग और आया कि यार गोल्ड सिल्वर कॉपर के कॉइन बनाने से बढ़िया है ऐसे चेन बनाकर पहन लो, ये देखो, है ना, ऐसे चेन बनाकर पहन लो, ईयररिंग बनाकर पहन लो, रिंग बनाकर पहन लो। तो फिर लोगों ने नया फॉर्म निकाला पैसे का। क्या फॉर्म निकाला? ऐसे कॉइन्स निकाले जिसका कि खुद में कोई वैल्यू नहीं है। हमारे जो पेपर नोट्स हैं, अगर उसके ऊपर आरबीआई का स्टैंप नहीं हो, उसके गवर्नर के साइन नहीं हो, तो वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, राइट, उससे और कुछ नहीं हो सकता। तो फिर हम लोग मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी लेकर के आए, जिसके अंदर आते थे पेपर नोट्स और कॉइन्स। अगर हम इन कॉइन्स को भी देखें तो ये कॉइन्स किसी प्रेशियस मेटल से नहीं बने हैं, इनकी खुद की वैल्यू कुछ भी नहीं है। Unlike the things that were used as money earlier, modern currency is not made of precious metals such as gold, silver और copper, क्योंकि ये सारा precious metal का तो ज्वेलरी बनाकर पहनने लग गए हम, है ना। एंकलेट है, टोरिंग्स है, रिंग्स है, नेकलेस है, व्हाटएवर, हम ये सब पहनने लग गए। तो अब हमने जो कॉइन्स हैं उनका वैल्यू कुछ नहीं है, बस उनका वैल्यू इसीलिए ही है क्योंकि उसके ऊपर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर्स हैं। सो द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। अगर मैं उस पैसे के ऊपर 1 रुपी नहीं लिखा हुआ उसको वैसे बेचने जाऊं, कोई नहीं खरीदेगा, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर भी एक्सेप्ट क्यों करते हैं? अब अगर मेरा ये मार्कर चलता नहीं है, तुम क्यों एक्सेप्ट करोगे भाई, है ना। तो वैसे ही अगर मेरे कॉइन का वैल्यू कुछ भी नहीं है तो कोई क्यों एक्सेप्ट करेगा उसको। हम इसीलिए एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री की सरकार कहती है कि ये पैसा ट्रू है, यू नो, ये कौन सा नोट है, फेक नोट नहीं है, ये बच्चों वाली करेंसी नहीं है, आप इसको एक्चुअली यूज कर सकते हो, इसीलिए हम उसको यूज करते हैं। कौन प्रिंट करता है ये नोट्स? ऐसा हो सकता है क्या कि मैं घर में बैठ के प्रिंट करूँ? यार आईफोन 13 प्रो मैक्स से तो ना मन सा नहीं भरा। एक काम करते हैं, एयरपॉड्स भी ले लेते हैं, है ना, मैकबुक भी ले ही लेते हैं यार। सिर्फ आईफोन क्या, फिर सारा कुछ ही एप्पल का लेंगे ना। पर पैसा कहाँ से आएगा? अरे प्रिंट कर लो। कर सकती हूँ क्या प्रिंट? ऐसे तो फिर यार मैं बंगला प्राइवेट जेट सब खरीद लूँ, है ना। तो प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल घर पे मशीन लगाकर पैसा प्रिंट नहीं कर सकता। कृपया करके ये ना सोचे मेरे पास तो HP का प्रिंटर है, पेपर डालेंगे उसके ऊपर फोटोकॉपी करा के निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करेंसी नोट्स इशू कर सकता है, उसी के पास में पावर है, ठीक है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करता। क्यों नहीं करता? कभी सोचा है यार, जब रिजर्व बैंक के पास में पावर है तो कितना मर्जी पैसा छापे और गरीबों में बांट दे, प्रॉब्लम ही खत्म। जैसे महात्मा गांधी कहते थे ना, जिस दिन मेरे देश के भूखे लोग भी खाना खाकर सोएंगे उस दिन मानूंगा असली डेमोक्रेसी आ गई है। तो क्यों नहीं पैसा प्रिंट करता आरबीआई? होमवर्क क्वेश्चन अगली वीडियो में बताऊंगी।
क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बताऊंगी मैं खुद बताऊंगी अगली वीडियो में या कम्युनिटी पोस्ट पे बताऊंगी, ठीक है। तो होमवर्क क्वेश्चन क्या है? एक तो होमवर्क क्वेश्चन ये है कि आरबीआई अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल क्यों नहीं करता, पैसा प्रिंट क्यों नहीं करता है एक्सेस में। तुम लोग क्लास 9 के अंदर पढ़कर आए हो, जर्मनी वाला पॉइंट तुम्हें पता होना चाहिए। दूसरा है कि पेपर नोट्स तो आरबीआई प्रिंट करता है, कॉइन्स कौन बनाता है? आरबीआई नहीं बनाता, तुमने बताना है कि कॉइन्स कौन बनाता है। ये हो गए आपके 2 होमवर्क क्वेश्चंस। होमवर्क क्वेश्चंस का आंसर देना होता है कमेंट सेक्शन के अंदर। अच्छा, समझ में आया कि आरबीआई बनाएगा करेंसी नोट्स, सिर्फ आरबीआई प्रिंट कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल घर में मशीन लगाकर पैसा प्रिंट नहीं कर सकता। The law legalizes the use of money as a medium of payment that cannot be refused. अगर मैं मान्या को बोलूं कि मान्या प्लीज मुझे ये वाला मार्कर दे दो, मुझसे 20 रुपीज ले लो, तो मान्या नहीं कह सकती कि मैम आपने जो ये पेंडेंट पहना ना मुझे बड़ा पसंद है, तो पेंडेंट दोगे तभी ये बेचूंगी, अदरवाइज नहीं। मान्या कैन नॉट डू दैट। क्या करना पड़ेगा? पैसे एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तुम इस मार्कर के 100 रुपीज मांगो वो समझ में आता है, बट यू कैन नॉट आस्क फॉर माई पेंडेंट और फॉर एनी अदर थिंग, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। लीगली आप मनी एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि लॉ ने लीगलाइज किया है, गवर्नमेंट का ऑथोराइज्ड है। अब एक तरीके का पैसा वो भी होता है जो बैंक्स में रहता है, ठीक है। मान लेते हैं कि मैं महीने का 1 लाख कमाती हूँ, ठीक है। अब तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि मैं महीने में 1 लाख रुपीस खर्च कर दूंगी? नहीं यार, माना मैं बहुत वॉफल खाती हूँ, माना मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि 1 लाख का वॉफल और पिज्जा खा लूंगी मैं महीने में। नहीं यार, थोड़ा पैसा सेव भी करके रखेंगे। तो क्या करेंगे, लेट्स से इस 1 लाख रुपीस में से मैंने 10,000 रुपीज अलग से अपने पास रख लिए, बाकी के 90,000 मैंने से चलो सेव करते हैं, अच्छी सी ग्रैंड डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे बहुत अच्छी सी रील्स बनाएंगे, फोटोशूट करेंगे, तो चलो 90,000 रुपीज सेव कर लेते हैं, ठीक है। 10,000 अपने पास रख लिए, वॉफल खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, ऐश करेंगे। अब बैंक क्या करता है, बैंक मेरा ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, मेरा बनाएगा बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक ने मेरा बैंक अकाउंट बनाया और उसके अंदर मैंने ये 90,000 रुपए अपने रखवा दिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने बैंक को पैसा दिया है, मैंने बैंक के पास में ये पैसा रखा है ना, अब क्या होगा कि बैंक मुझे इंटरेस्ट भी देगा। अरे अरे मुस्कान मैम, आप तो हम पे बड़ा ही भरोसा करते हैं, आपने अपने 90,000 रुपए हमें दे दिए, ये लीजिए, हम आपको इसके ऊपर लेट्स से 10% का इंटरेस्ट दे रही हैं, ठीक है। बैंक क्या करेगा, क्योंकि मैंने मेरा पैसा बैंक के पास रखा है, बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा, अदरवाइज मैं क्यों रखूंगी ना, अदरवाइज मैं मेरा पैसा यार रखना ही है, मैं अलग से संभाल के रख लूंगी अपने कमरे में, लॉकर में रख लूंगी। बैंक को क्यों दूं? क्योंकि बैंक मुझे देता है इंटरेस्ट, सो द मनी विच यू डिपॉजिट इनटू द बैंक, बैंक विल गिव यू इंटरेस्ट ऑन दैट डिपॉजिट। कूल। अब क्या होता है, मुझे मान लो कि 90,000 रुपए चाहिए, मेरे को लगा कि यार HP के लैपटॉप से तो नहीं बन रही मेरी बात, मेरे को तो मैकबुक खरीदना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, बैंक यार ऐसी बात है कि कल है मेरा बर्थडे, मुझे चाहिए मेरा 90,000 रुपए क्योंकि मुझे मैकबुक खरीदना है। बैंक कैन नॉट डिनाई दैट, बैंक को आपको वो पैसे देने पड़ेंगे, इसीलिए इनको कहा जाता है डिमांड डिपॉजिट्स। क्या मतलब हुआ, जो पैसा मैंने बैंक में डिपॉजिट किया था, आई कैन विड्रॉ दैट अमाउंट व्हेनेवर आई प्लीज, जब भी मेरा मन करेगा आई कैन विड्रॉ दैट अमाउंट, इसीलिए इस अमाउंट को कहा जाता है डिमांड डिपॉजिट, क्योंकि ये मेरी डिमांड पर विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो बैंक की कितनी अच्छी फैसिलिटी है कि तुमने बैंक के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया और तुमने जो पैसा बैंक के अंदर रखा है वो पैसे पर तुमको इंटरेस्ट मिलेगा। इसके साथ साथ एक अच्छी चीज बैंक और जो करता है ना, वो होता है चेक बुक मिलती है तुम्हें, जब तुम्हारे बैंक में थोड़े अच्छे खासे पैसे होते हैं ना, तो बैंक तुम्हें देता है चेक बुक। अब मान लो कि मुझे ना मैकबुक खरीदना है, अब मैंने क्या किया कि यार आज खरीदूं, कल खरीदूं, परसों खरीदूं, चलो ट्यूसडे के दिन खरीद लेंगे, शुभ होता है ना, कब खरीदूं मैकबुक। मैं तो अभी सोच रही हूँ, पैसा मैंने ले लिया बैंक से, मैंने वो पैसा मेरे घर में रखा, अगर चोरी हो गया तो मैं काउंट करने बैठूंगी क्या 90,000 रुपीज, मेरे 2 घंटे चले जाएंगे, उस 2 घंटे में तो कितनी अच्छी एक और वीडियो बन जाए यूट्यूब की, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं। पहले मैं गिनूं 90,000 रुपए, फिर जिसको दूं वो गिने 90,000 रुपए, 4 घंटे गए ना।
इसीलिए हम लोग चेक का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर विदाउट कैश ट्रांसफर आप सीधा बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पैसे ट्रांसफर करने हैं प्रीति के अकाउंट में, मैं क्या करूंगी, मैं प्रीति के नाम का चेक काट दूंगी। जैसे ये है ना, अकाउंट पे प्रीति दिस मच अमाउंट, ठीक है, और फिर मैं मेरे सिग्नेचर्स कर दूंगी कि प्रीति को इतना इतना पैसा मेरे अकाउंट से दे दो। क्या होगा, मेरे अकाउंट से वो पैसा हो जाएगा डेबिट और प्रीति के अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट। मेरे अकाउंट से माइनस 1,50,000 और प्रीति के अकाउंट में हो जाएंगे वो ऐड। तो हमें एक्चुअली पैसा गिनना नहीं पड़ा, हमारा बहुत टाइम बच गया और मुझे इतना सारा कैश कैरी भी नहीं करना पड़ा। दिस इज अनदर बेनिफिट ऑफ बैंकिंग, ठीक है, इसे कहते हैं हम चेक फैसिलिटी। सो क्या क्या चीजें आई मेरी मॉडर्न करेंसी के अंदर, मेरी मॉडर्न करेंसी में आई मेरे पेपर नोट्स, कॉइन्स और मेरे डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स भी तुम्हारे मॉडर्न करेंसी में ही काउंट होते हैं, बिकॉज आप उससे पेमेंट भी कर सकते हो। जब आपको वो पैसा चाहिए, आपको वो पैसा तभी मिल जाएगा। अच्छा, अब तुम्हें क्या लगता है कि बैंक यार क्यों देंगे मुझे इंटरेस्ट, है ना? एक तो हम तुम्हारा पैसा संभाल के रखें, फिर हम तुम्हें इंटरेस्ट भी दें, तो बैंक ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि बैंक बहुत शातिर चीज है। बैंक इज वेरी वेरी स्मार्ट। हाँ, बैंक क्या करता है, बैंक देता है लोन। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, तुम्हारी बुक में मेंशन नहीं है। एक चीज होती है जिसे कहा जाता है CRR। CRR इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। तुम्हारी क्लास के बच्चों को नहीं पता, तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि तुम पढ़ रहे हो मुस्कान मैम से, है ना? कैश रिजर्व रेशियो एक ऐसा अमाउंट होता है जो बैंक्स अपने पास रिजर्व करके रखते हैं, बाकी का बचा हुआ पैसा लोन पे दे देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से बैंक के पास में 10,000 रुपए डिपॉजिट किए गए, ओके, टोटल बैंक के पास में 10,000 रुपए डिपॉजिट किए गए। बैंक्स क्या करेंगे, इस 10,000 रुपए का लेट्स इमेजिन फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन 10% उन्होंने CRR रख लिया, मतलब 10% पैसा रिजर्व करके अपने पास रख लिया। कितना पैसा रखा? 1,000। बाकी का जो बचा हुआ पैसा है ना 9,000 रुपीज, इसको वो लोन पर चढ़ा देंगे। मतलब मैं बैंक में गई और मैंने बैंक में 10,000 रुपए दे दिए, ठीक है। फिर अनन्या गई, अनन्या ने कहा कि ये तुमको पता है मेरी बर्थडे पार्टी है, बहुत अच्छी मनानी है, लोन चाहिए। तो बैंक क्या करेगा, इसमें से 1,000 रुपए तो अपने पास रख लेगा और 9,000 का लोन दे देगा अनन्या को, ठीक है। क्योंकि मैंने बैंक को पैसा दिया है, ये मैंने बैंक में प्लस किया, तो बैंक मुझे कुछ इंटरेस्ट देगा। लेट्स से बैंक मुझे 5% का इंटरेस्ट दे रहा है, ये सब हाइपोथेटिकल फिगर्स हैं। लेट्स से कि बैंक मुझे 5% का इंटरेस्ट दे रहा है और बैंक ने बाकी का पैसा अनन्या को दे दिया, तो अनन्या से बैंक चार्ज करेगा। ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर मेरे को पे कर रहा है पैसा रखने का, तो किसी को पैसा देगा तो उससे चार्ज तो करेगा, तो अनन्या से 7% चार्ज करेगा। इसका मतलब ये हुआ, जितना पैसा बैंक्स तुम्हें ऑफर करते हैं एज इंटरेस्ट, उससे ज्यादा वो तुमसे चार्ज करेंगे जब तुम उनसे लोन लोगे। इंटरेस्ट जो बैंक्स तुम्हें पे कर रहे हैं वो कम होता है, लोन पे वो जो चार्ज कर रहे हैं वो ज्यादा होता है, और इन्हीं के बीच का जो बच गया अमाउंट, यानी कि 7% माइनस 5% 2%, दिस इज द इनकम ऑफ बैंक। ये बैंक का इनकम है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था तो फिर से पढ़ लो। मैंने बैंक के अंदर जाकर के पैसा डिपॉजिट किया। जब मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो बैंक्स क्या करेंगे, दे कीप ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स एज कैश विद देमसेल्व्स। खुद के साथ में वो उसका थोड़ा सा अमाउंट रख लेंगे, मतलब 10,000 रुपए डिपॉजिट किए, 1,000 रुपीज बैंक ने अपने पास रख लिए। दिस इज केप्ट एज प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर्स हु माइट कम टू विड्रॉ मनी। बैंक में अकेली मैं तो पैसा डालती नहीं हूँ, बहुत लोग समझदार हैं। अगर 100 लोगों ने बैंक में पैसा डाला है, ऐसा कभी नहीं होगा सारे 100 लोग एक साथ चले जाएं पैसा दे दो वापस, नहीं होता ना ऐसा। ये तो हमने देखा है हमारी इतनी बड़ी जिंदगी में। क्या होगा, इनमें से हो सकता है कि 10 लोग चले जाएं,
तो इन 10 लोगों को पैसा मिल सके, इसीलिए बैंक्स कुछ % पैसा अलग से रख लेते हैं। तो कुछ % पैसा बैंक ने अलग से रख लिया ताकि अगर कोई सडनली पैसा मांगने आए तो दे दिया जाए। बाकी के पैसे से वो लोग लोन देते हैं। ये बचा हुआ 9,000 रुपीज, इससे वो लोग क्या करेंगे? लोन दे देंगे। ठीक है। बैंक्स मेक यूज ऑफ द डिपॉजिट टू मेक द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल। हम लोग लेते हैं ना, हमने एजुकेशन के लिए लोन लिया है, शादी के लिए लोन लिया है, कार के लिए लोन लिया है, बाइक के लिए लोन लिया है, हाउस लोन लिया है। ये सब पैसा बैंक के पास कहाँ से आएगा? बैंक थोड़ी छापता है बैठकर, हम ही लोग डिपॉजिट करते हैं और हमारा ही पैसा कोई और लोन पर लेता है। ठीक है। सो बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज पीपल जिनके पास ज्यादा पैसा है एंड बिटवीन दोज पीपल जिनके पास कम पैसा है। डिपॉजिटर्स और बोरोवर्स। बोरोवर्स कौन होते हैं? जो लोन लेते हैं। डिपॉजिटर्स वो होते हैं जो अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं। तो बैंक्स क्या करेंगे? सरप्लस वाले से पैसा लेकर बोरोवर को दे देंगे। बोरोवर से वो लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है। अगर मुझे बैंक 5% इंटरेस्ट पे कर रहा है तो बैंक चार्ज कितना करेगा जिसको लोन दिया है? 7%। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक। इस तरीके से बैंक्स पैसा कमाते हैं। दो तरीके की क्रेडिट सिचुएशंस होती है। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट होता है लोन। लोन का मतलब ये है कि आज अगर मैं पैसा दे रही हूँ मेरा लक्षिता को, आज अगर मैंने मेरा पैसा लक्षिता को दिया तो इसी प्रॉमिस पे दूंगी ना कि लक्षिता मुझे फ्यूचर में वापस कर देगी। इसको हम कहते हैं लोन। लोन रेफर्स टू एन अग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज। कुछ भी चीज उधार दी इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। मतलब ये भी हो सकता है कि लक्षिता को मेरे कोई सैंडल्स बहुत पसंद थे तो मैंने लक्षिता को कहा कि अच्छा ठीक है तुम ले लो लेकिन लौटा देना। सैंडल तो मेरे ही रहेंगे ना, एक बार के लिए इस्तेमाल करने हैं तो मैंने दे दिए, बट तुम उसे लौटा जरूर देना। तो ये क्या है? इसे कहते हैं हम लोन। तुमने कभी देखा है तुम्हारे घर में रिश्तेदार आते हैं, जाते हुए तुमको चुपके चुपके 500 का नोट पकड़ा के जाते हैं, है ना? वो लोन होता है क्या? 500 का नोट पकड़ा के जाते हैं ना रिश्तेदार, वो लोन होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि देयर इज नो ऑब्लिगेशन फॉर यू टू पे दैट मनी बैक। आपको ये 500 रुपए वापस नहीं करने हैं, पर अगर तुम मुझसे मांगोगे 500 रुपए, उधार लोगे तो वापस करने पड़ेंगे। उसे कहा जाता है क्रेडिट, जहां पर फ्यूचर पेमेंट का प्रॉमिस करते हैं। दो कहानियां पढ़ लेते हैं छोटी छोटी सी। फेस्टिवल सीजन चल रहा था तो एक शू मैन्युफैक्चरर था सलीम नाम का। सलीम के पास में बहुत बड़ा सारा ऑर्डर था शूज़ बनाने का। तो सलीम ने कहा कि यार इतने शूज़ मैं कैसे बनाऊंगा, 3000 पेयर शूज़ बनाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मुझे उसके लिए चाहिए रॉ मटेरियल के लिए चाहिए पैसा। तो उसने क्या किया, उसने अपने लेदर सप्लायर को कहा कि सर ऐसा है कि मेरे को ना 3000 शूज़ बनाने हैं, आप प्लीज़ ऐसे करो थोड़ा सा मेरे को लेदर उधार दे दो, बाद में पैसे दे दूंगा। थोड़ा बहुत उसने किसी बड़े ट्रेडर से कैश उधार ले लिया। बाद में सलीम ने 3000 शूज़ बनाए, बेचे, प्रॉफिट हुआ, अपना लोन उतार दिया। मस्त मजे से घर पे बैठ के पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक खाई, कोल्ड ड्रिंक पी। ठीक है। तो सलीम ने बेसिकली क्या किया, लोन लिया, लोन चुका दिया, फ्यूचर पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पर क्रेडिट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ पॉजिटिव रोल। सलीम की लाइफ में उधार लेना बहुत ही फायदेमंद रहा क्योंकि सलीम ने उस उधार को चुका दिया था टाइम पर। ऐसे ही हमारी एक पुअर गर्ल थी स्वप्ना के पास छोटी सी ज़मीन थी जहाँ पर वो ग्राउंडनट उगाया करती थी। ग्राउंडनट उगाने के लिए उसने लोन लिया, उसको लोन मिल गया, लेकिन बीच में ही सारा का सारा क्रॉप पेस्ट्स की वजह से खराब हो गया, उसकी पूरी क्रॉप फेल हो गई, तो उसको रिटर्न नहीं मिला। अब वो बेचारी लोन कैसे चुकाए? उसने अगले साल फिर से लोन लिया, लेकिन इनकम इतनी नहीं हुई कि अपना लोन उतार सके। तो अपना लोन उतारने के लिए उसको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी। मान लो कि इसके पास 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड था, ज़मीन बेचने के बाद कितना बचा? 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो इसके लिए क्रेडिट इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग, क्योंकि जितना पहले इसके पास पैसा था उससे कम पैसा है इसके पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिट कैन बी एन एंजल वाला इमोजी और डेविल वाला इमोजी। क्रेडिट दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ज़्यादातर रूरल एरियाज में तो लोग क्रेडिट का डिमांड क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ही करते हैं।
क्रेडिट क्या करेगा, या तो बोरोवर को जिस सिचुएशन में वो है उससे अच्छी सिचुएशन में डाल देगा। यानी कि मैंने पैसा उधार लिया, मैंने किसी प्रोजेक्ट में डाला, वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अपना लोन उतार दूंगी। लेकिन मेरा प्रोजेक्ट अगर हो गया फेल, देन क्रेडिट विल पुट मी इनटू अ पोजीशन, इनटू अ सिचुएशन जहां से रिकवरी बहुत पेनफुल है। अब स्वप्ना को अपनी खुद की जमीन बेचनी पड़ी तो बुरी चीज है ना। तो क्रेडिट कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंजल एंड डेविल। अच्छा, अब लोन देने के ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। ऐसा थोड़ी मैं किसी को भी लोन दे दूं, हर किसी को लोन दे दोगे क्या तुम? तुम्हारे पास कोई स्ट्रेंजर आया, भाई 1 लाख रुपए चाहिए प्लीज दे दोगे क्या? मैं तो नहीं दूंगी, बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं पैसे। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। ये क्यों होते हैं? ये इसीलिए होते हैं ताकि जिस बंदे को मैंने उधार दिया है ना, वो बंदा कल को मुझे मेरा पैसा लौटा देगा। और अगर वो बाई चांस मेरा पैसा नहीं लौटाता है तो मैं किसी तरीके से अपना पैसा रिकवर कर लूँ। जैसे कि कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लो तुमने मुझसे 1 लाख रुपीस का लोन लिया, मैंने तुमको बोला कि देखो इसके ऊपर तुमको लगेगा 10% का इंटरेस्ट, विच मीन्स 10,000 रुपये तुमको मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने मेरा पैसा तुमको दिया है ना, तो मेरा कुछ फायदा तो होना चाहिए, मैं क्यों दूं तुम्हें। So basically at the end of the year you will have to pay me 1,10,000 rupees, क्योंकि 10% का तुम्हारा इंटरेस्ट था। तो ये इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इतना एक्स्ट्रा पैसा प्लस द प्रिंसिपल अमाउंट। ये जो पैसा तुमने दिया था ना, जो लोन का पैसा दिया था, इसे बेटा बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट, ये हो गया तुम्हारा इंटरेस्ट वाला अमाउंट, और ये होगा तुम्हारा टोटल मनी जो तुमने रीपे करना है। इस तरीके से उधार लिया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, स्पेशली बैंक्स क्या करते हैं, तुमसे कोलेट्रल मांगते हैं। कोलेट्रल होती है एक तरीके की सिक्योरिटी। कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ऑन्स। मतलब अगर मुझे किसी से कोई लोन लेना है तो मैं मेरा फोन एज कोलेट्रल दे सकती हूँ। ठीक है, मेरा फोन एज कोलेट्रल दे सकती हूँ। क्या होगा इससे? मैं कहूँगी कि बाय चांस अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, अगर मैं तुम्हारा पैसा तुम्हें रीपे नहीं कर पाती हूँ, देन तुम मेरा फ़ोन रख लेना। बेसिकली मैंने मेरा फ़ोन गिरवी रखवा दिया है ना, तो तुम मेरा फ़ोन रख लेना। इसे कहते हैं कोलेट्रल। कोलेट्रल कुड बी द पेपर्स ऑफ योर बिल्डिंग, कुड बी योर हाउस, कुड बी योर लाइफ स्टॉक, कुड बी एनी एसेट, कुड बी गोल्ड, कुछ भी कोलेट्रल हो सकता है। तो बैंक्स यूजुअली तुमसे कोलेट्रल की डिमांड करते हैं तुम्हें लोन देने से पहले। सो बेसिकली इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल और डॉक्यूमेंटेशन, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो जैसा भी कार्ड, जैसा भी डॉक्यूमेंट तुमको चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, तुम्हारा कोलेट्रल, किस तरीके से पेमेंट वापस करोगे, और इंटरेस्ट रेट, ये सब मिल करके बनाता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। मतलब किस कंडीशन पर तुमको उधार दिया जाएगा, उसे कहते हैं हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दिस चैप्टर इज रियली वेरी ईजी, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, ईजी ही है ये चैप्टर। अच्छा, क्रेडिट भी ना अलग अलग तरीके से लिया जाता है। कुछ लोग बैंक से लेते हैं, कुछ लोग अपने दोस्तों से, फैमिली से लेते हैं, कुछ मनी लेंडर्स से लेते हैं। तो पैसे लेने की भी अलग अलग सोर्सेज हैं। हम वही सोर्सेस पढ़ने वाले हैं। तो एक बंदा था, रोहित और रंजन, ये 2 बंदे थे एक्चुअली। इन लोगों ने करी एक स्टडी एक विलेज के अंदर, और वहाँ पर जाकर इन्होंने अलग अलग लोगों से पूछा कि आप कैसे कैसे करके उधार लेते हो। तो श्याम लाल एक इंसान था, उसने कहा कि देखो मैंने तो यहाँ पे विलेज के अंदर मनी लेंडर है, मैं उससे पैसे उधार ले लेता हूँ। वो 60% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, ध्यान रखना, 60% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज करता है। और थोड़ा बहुत पैसा अब मैंने ट्रेडर से उधार लेना शुरू कर दिया। तो ट्रेडर क्या करता है, मुझे पैसा दे देता है और मुझे कहता है कि जब तुम्हारी क्रॉप उग जाएगी तो क्रॉप मुझे बेच देना उगते ही, यानी कि जिस टाइम पर क्रॉप के प्राइजेस कम होते हैं ना, तो कम प्राइस में बेच देना। तो बेसिकली ये बंदा क्या कर रहा है, एक इनफॉर्मल जगह से लोन ले रहा है जहाँ पे 60% पर एनम इतना इंटरेस्ट है। तुम्हें समझ में आ रहा है 60% पर एनम कितना हुआ? मतलब अगर 1 लाख का लोन था ना, तो 60,000 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 1,60,000 रुपीज रीपे करने पड़ेंगे, 60,000 रुपये एक्स्ट्रा। ठीक है, ऐसे ही एक और बंदा था, अरुण।
इसने लोन ले रखा था बैंक से, ठीक है, इसने बैंक से लोन लिया, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा 8.5% पर एनम। तुम्हें डिफरेंस नजर आ रहा है, कहाँ 60% और कहाँ 8.5%, ठीक है। मतलब यहाँ पे तुम्हें रिटर्न करने होंगे 1,85,100 रुपीज। देख रहे हो कितना ज्यादा डिफरेंस है ना। ये डिफरेंस होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल जगह से लोन लेने का। फिर राम, ये क्या करता था, ये भी ऐसे ही किसी लैंड ओनर से इसने ले रखा था, इसका ज़्यादा खर्चा एक्सपेंसेस में चला जाता, मतलब इसके ज़्यादा एक्सपेंसेस बीमारी में निकल जाते थे। अभी भी इसने अपने लैंड ओनर को 5,000 रुपये देने हैं, इसने भी इनफॉर्मल से ले रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर लोग ना लोन इनफॉर्मल सेक्टर से ही लेते हैं। क्यों लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से? क्योंकि उनके पास देने के लिए कोलेट्रल नहीं होता, बैंक से लोन लेना थोड़ा डिफिकल्ट है, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लंबा सारा प्रोसेस है। गरीब लोगों को, रूरल एरियाज़ के लोगों को, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें ये सब करना नहीं आता। एक और कैटेगरी है जहाँ से हम लोन लेते हैं, विच इज़ कॉल्ड लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स क्या होता है, 5-6 लोगों ने मिलकर के, 5-6 मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ लोगों ने मिलकर के अपना एक ग्रुप बनाया, अपना खुद का प्राइवेट बैंक टाइप कुछ बनाया, ठीक है, प्रॉपर बैंक नहीं होता पर हाँ एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप में क्या किया, 50 रुपीज़ इसने डाले, 100 रुपीज़ इसने डाले, 30 रुपीज़ इसने डाले, सब लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग थोड़े पैसे उसमें ऐड करने शुरू किए। किसी भी एक मेंबर को पैसे की ज़रूरत है तो उस मेंबर को लोन मिल जाएगा और वो मेंबर इंटरेस्ट पे करेगा, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम होता है, ठीक है। ऐसा ही एक कोऑपरेटिव है कृषक कोऑपरेटिव, जो ज़्यादातर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए लोन देता है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, या तो लोन आप ले सकते हो मनी लेंडर्स से, या ले सकते हो कोऑपरेटिव से, या ले सकते हो बैंक से, या ले सकते हो अपने ट्रेडर्स से, फैमिली से, रिलेटिव से, इन सब से। इन सभी को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? एक कैटेगरी है फॉर्मल सेक्टर की और दूसरी कैटेगरी है इनफॉर्मल की। ऑफ कोर्स फॉर्मल वो जहाँ रूल्स रेगुलेशंस हैं, इनफॉर्मल वो जहाँ कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं। मतलब फॉर्मल इज लाइक हॉस्टल, इनफॉर्मल इज लाइक योर ओन हाउस। हॉस्टल में तुमको 9 बजे ब्रेकफास्ट मिलेगा, मतलब 9 बजे तक ही मिलेगा। घर में 12 बजे उठ रहे हो तो भी मम्मी देती है ना खाना। तो घर में एज सच कोई रूल्स नहीं होते, हॉस्टल्स में होते हैं। तो ऐसे ही फॉर्मल सेक्टर के अंदर रूल्स रहेंगे, तुम 10% से ऊपर इंटरेस्ट नहीं ले सकते। इनफॉर्मल में कोई नहीं है पूछने वाला, कितना मर्जी इंटरेस्ट चार्ज करो। तो ये 2 तरीके के होते हैं। जो फॉर्मल सेक्टर वाले हैं उनको आरबीआई मॉनिटर करता है, आरबीआई चेक करता है सब बैंक्स को, क्या बैंक सबसे सही तरीके से लोन दे रहे हैं या नहीं, जो डिपॉजिट ले रहे हैं उसका सीआरआर मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, कैश रिजर्व रेशियो जो हमने पढ़ा था ना, मिनिमम बैलेंस रखते हैं बैंक, वो रख रहे हैं या नहीं, ठीक है। और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए तो लोन नहीं दे रहे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल लेवल के कल्टिवेटर्स, उनको भी लोन दे रहे हैं ना। ये सारी चीज़ें बैंक्स, जो रिजर्व बैंक है वो चेक करता है। लेकिन जो इनफॉर्मल है उनको चेक करने के लिए देयर इज नो सच ऑर्गेनाइजेशन। उन्हें चेक करने के लिए तो कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, वो कैसे भी करें, कितना मर्जी इंटरेस्ट रेट चार्ज करें। लेकिन फिर भी हमारी कंट्री की हार्श रियलिटी ये है, ज़्यादातर लोग आज भी मनी लेंडर्स से ही पैसे उधार लेते हैं। 33% मनी लेंडर्स से ले रहे हैं, 25% कमर्शियल बैंक से ले रहे हैं। ज़्यादातर पैसा आज भी इनफॉर्मल सेक्टर ही उधार पर दे रहा है, भले ही वो कितना ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि जो पैसा उधार लिया है ना, इतनी सैलरी नहीं होती तुम्हारी, इतना पैसा तुम कमाते नहीं हो जितना पैसा तुमको रीपे करना होता है। तो यहीं से फिर लोगों का सिचुएशन ख़राब होता है और वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, जैसे स्वप्ना फंसी थी, अभी कहानी पढ़ी थी ना स्वप्ना की, ऐसे होता है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए ये करना चाहिए कि भाई बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स दें, क्योंकि वो उनका इंटरेस्ट रेट कम होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल क्रेडिट दें कंट्री के लोगों को, ताकि कंट्री का डेवलपमेंट हो पाए। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट? अगर हम ये वाला डायग्राम देखें तो हमें ये पता चलेगा कि ज़्यादातर लोग इनफॉर्मल सेक्टर से
उधार लेते हैं। ये वो वाले लोग हैं बेटा जो फॉर्मल से ले रहे हैं, ये वो वाले लोग हैं जो इनफॉर्मल से ले रहे हैं। जो गरीब हैं वो ले रहे हैं इनफॉर्मल से, क्योंकि उनको बैंक में देने के लिए कोलेट्रल नहीं है, उनके पास बैंक से लोन लेना नहीं आता। हाउस होल्ड्स जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो 50-50 चल रहा है उनका, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है फॉर्मल से ले रहे हैं, और जो बहुत ही अमीर है वो भी फॉर्मल से ही ले रहे हैं। बहुत कम ऐसे अमीर पढ़े लिखे लोग हैं जो इनफॉर्मल से लोन लेंगे। ज़्यादातर लोन्स अमीर लोग फॉर्मल से लेते हैं और गरीब लोग इनफॉर्मल से लेते हैं, तभी वो गरीब रह जाते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है। अभी क्या होना चाहिए, बैंक्स और कोऑपरेटिव्स को रूरल एरियाज़ में भी अपनी ब्रांचेस खोलनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोन देना चाहिए ताकि देश की गरीबी कम हो सके। दूसरी बात क्या आती है, द फॉर्मल सेक्टर लोन नीड्स टू एक्सपैंड, इट ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव्स दिस लोन। तुमको ब्रांचेस भी खोलनी है और सबको लोन्स भी देने हैं, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़े से ईज करके, ताकि गरीब लोग भी तुमसे इजीली लोन ले सके। ओके, अब आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इससे पहले कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पढ़ें, अभी तक हम लोगों ने फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में पढ़ा है, जिसके ऊपर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कौन ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। क्या करें हम कि फॉर्मल सेक्टर से लोन्स ज़्यादा ले लोग, ठीक है, ये चीज़ें हम कैसे करें, ये सारी चीज़ें तुमको मेंशन करनी है। स्पेशली ये वाला जो क्वेश्चन है ना कि डिफरेंस बताओ फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के बीच में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन स्टिल टेक्स लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर। कमेंट, गिव रीजंस। तो क्या बताओगे, कोलेट्रल नहीं है, लेना नहीं आता, गरीब लोग हैं, उनको पता नहीं है फॉर्मल सेक्टर से कैसे लेना है, ठीक है, ऐसे बताओगे। अब हम बात कर लेते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, SHGs। दीज आर सिमिलर टू अ कोऑपरेटिव। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, अब देखो गरीब लोगों के पास क्योंकि कोलेट्रल नहीं है ना, तो वो बैंक से लोन नहीं ले पाते, क्योंकि बैंक तो गारंटी मांगेगा कि यार तुम मेरा पैसा लेकर भाग गए तो मैंने भी तो पैसा किसी से ले रखा है ना, मैं कैसे दूंगा पैसा। तो क्या होता है, बैंक्स कहते हैं कि भाई कोई तो गारंटी देनी पड़ेगी, ऐसे तो सर नहीं चलेगा ना, कुछ तो आपको देखिए प्रूफ देना पड़ेगा कि हमारा पैसा लौटा देंगे, ऐसे कैसे चलेगा दीदी। तो रूरल वाले लोग कहते हैं वो तो है नहीं, तो बैंक कहते हैं कि सर फिर पैसा भी नहीं है, प्लीज़ कहीं और ट्राई करें, माफ़ करें हमें, हम आपकी इसमें कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों ने अपनी मदद करने के लिए ग्रुप्स बनाने शुरू किए, जिन्हें कहा जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। कोलेट्रल के बिना बैंक तो पैसा नहीं देगा, लेकिन अगर मैं खुद का एक ग्रुप बना लूँ 15 से 20 लोगों का, और वहाँ पर खुद का ग्रुप बनाकर वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करती रहूँ, मेरे मेंबर्स को जब पैसा चाहिए होगा तो वो ले लेंगे, है ना, उसे कहा जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। यहाँ पे लोग 25 रुपये, 30 रुपये, 100 रुपये, जितना वो सेव करके डाल सकते हैं वो लोग डालते रहते हैं। जब ये ग्रुप थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसकी सेविंग्स थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो दिस ग्रुप बिकम्स एलिजिबल टू गेट अ लोन फ्रॉम द बैंक। बैंक क्या करेगा, इंडिविजुअल को तो नहीं देगा, लेकिन ग्रुप को दे देगा। ग्रुप को क्यों दे देता है, क्योंकि पैसा लौटाना ग्रुप की जिम्मेदारी है। तो बैंक कहता है कि ठीक है, पूरा ग्रुप तो पैसा लौटा देगा, इनको जरा हम लोग दे देते हैं लोन। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इस तरीके से काम आता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या करेंगे, पैसा पहले अपना पूल किया, एक साथ डाला पैसा, आपस में दिया। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इंटरेस्ट चार्ज करता है, ये चीज ध्यान रखना। सेल्फ हेल्प ग्रुप इंटरेस्ट चार्ज करता है पर कम इंटरेस्ट चार्ज करता है। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक से लोन ले लेगा और उससे फिर अपना जो भी काम है, उनको कोई ज़मीन गिरवी रखी हुई है वो छुड़वानी है, कोई पैसा चाहिए, कुछ खरीदना है, सीड्स चाहिए, वो सारी चीज़ें अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेता है। ठीक है, ग्रुप का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ग्रुप का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ग्रुप ने पूरा पैसा बैंक्स को रिटर्न करना है, इसीलिए बैंक इन्हें पैसा दे देते हैं। सो बेसिकली SHGs आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर रूल ऑफ वॉर। क्योंकि कोई ऑर्गेनाइज्ड तो है नहीं ना सिस्टम गाँव में, तो ये एक तरीके का ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। कोई इंसान पैसा वैसा देता नहीं है, तो रूरल ये ग्रुप्स के लोग तो दूसरे को जानते हैं, वो कहते हैं भाई पैसा रिटर्न किया आपने टाइम पे, ऐसे कैसे चलेगा दीदी, पैसा रिटर्न करो। तो यहाँ पर बेसिकली पेमेंट्स हो जाते हैं। अब इससे एक फ़ायदा और होता है कि जब ये सारी लेडीज़ मिलती हैं, मेजरली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लेडीज़ बनाती हैं, मेल्स का भी होता है पर ज़्यादातर लेडीज़ बनाती हैं। तो जब ये लेडीज़ मिलती हैं तो फिर ये लोग अपनी हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस,
ऐसी चीज़ों को भी डिस्कस करती हैं। तो बेसिकली थोड़ा सा विमेन एम्पावरमेंट या फिर डेवलपमेंट ये भी देखा जाता है। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आए 1 मार्कर या 2 मार्कर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर बेनिफिशियल अदर दैन इकोनॉमिक स्फेयर, क्या लिखोगे कि इकोनॉमिक स्फेयर के सिवाय कैसे काम करते हैं वो? हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज़ें भी लेडीज आपस में डिस्कस करती हैं। ऐसे सोशल इश्यूज वो लोग डिस्कस करते हैं। बस इतना सा छोटा सा चैप्टर था। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश में से ना एक क्वेश्चन आता है कि इसका फाउंडर कौन था। इसका फाउंडर था प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ध्यान रखना 1970s के अंदर ये बैंक स्टार्ट हुआ था, ग्रामीण बैंक। अक्टूबर 2014 में बहुत सारे मेंबर्स आ गए, बहुत सारे विलेजेस जुड़ गए। ये क्या कहते थे प्रोफेसर? ये कहते थे कि अगर सस्ते दामों पर, कम इंटरेस्ट रेट पर हम लोग गरीब लोगों को लोन दे दें तो गरीबी धीरे धीरे करके कम होती जाएगी। लेट्स क्विकली समराइज व्हाट डिड वी स्टडी इन दिस चैप्टर। हमने पढ़ा पैसा किस काम का है। मनी इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा बार्टर सिस्टम के बारे में। जब भी बार्टर सिस्टम एक्सप्लेन करोगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इसमें ज़रूर एक्सप्लेन करना है। फिर हम लोगों ने पढ़ा क्रेडिट। क्रेडिट कैसा? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। किस किस तरीके से क्रेडिट लिया जाता है? टाइप्स, मनी लेंडर से, ट्रेडर से, बैंक से, कोऑपरेटिव से, ये हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल टाइप का क्रेडिट कौन सा होता है, इनका डिफरेंस देखा हमने। फिर हमने देखा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और हमने ये भी देखा कि रूरल एरियाज के लोग बैंक से पैसा उधार क्यों नहीं ले पाते, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्रेडिट। एंड वी ऑल्सो लुक्ड एट टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ये था आपका पूरा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया। अब इसके बाद में तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है मैं वो बता देती हूँ ज़रा से तुम्हें। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आता है नंबर 1 होमवर्क क्वेश्चन। क्या था होमवर्क क्वेश्चन? पहला तो ये था कि आरबीआई एक्स्ट्रा पैसा प्रिंट क्यों नहीं करता। जब आरबीआई के पास में ये पावर है, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल क्यों नहीं करता। दूसरा क्वेश्चन क्या था? एक और क्वेश्चन दिया था मैंने तुम्हें कि कॉइन्स कौन बनाता है। पेपर नोट्स तो आरबीआई देता है, कॉइन्स कौन देता है। ये 2 क्वेश्चंस थे। ये है तुम्हारा पहला काम। दूसरा काम है तुम्हारा वर्कशीट सॉल्व करना। वर्कशीट मिलेगी तुमको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। वो वर्कशीट सॉल्व करनी है। सारे क्वेश्चन सॉल्व करने ज़रूरी नहीं है, जितने तुमसे हो, जो तुम्हें लगे ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लायक है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। आंसर कहाँ सबमिट करने हैं? लर्न विद मुस्कान 17@gmail.com, ठीक है, यहाँ पर करने हैं। और वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर करना है उन लोगों के साथ में जिनके बोर्ड्स आने वाले हैं या जिन लोगों को इस लेक्चर की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई होप यू लाइक्ड इट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कंप्लीट योर वर्कशीट एंड योर होमवर्क। सेशन खत्म होने के बाद में होमवर्क क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना। थैंक यू जी। मेरे लाइव वाले बच्चों बताओ, अब कोई है लाइव के तुम लोग निकल